ये जो खालिस्तान 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 का रट लगाते हैं, क्या वो अपने गुरुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये नया नया अमृतपाल सिंह नाम का बंदा पैदा हुआ है जो सिख है ही नहीं, जो बंदूक के दम पे खालिस्तान का निज़ाम स्थापित करना चाहता था, वो आज फरार है। पाकिस्तान का क्या था कि वो K2 पॉलिसी पे चलता है। K2 माने K फॉर कश्मीर और K फॉर खालिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, सेक्युलर नहीं है। इस्लामिक है तो सेक्युलर नहीं है, हिंदू है इसलिए सेक्युलर है। प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। प्रभात जी, हिंदू राष्ट्र की मांग हुई, खालिस्तान की हुई, तो कि रजा भी बीच में कूद गए, बोले हमें भी इस्लाम चाहिए। हालांकि पहले ही हम खो चुके हैं बहुत कुछ, अखंड भारत से ये कम नहीं है जितना हमने खो दिया है। उसके बाद भी ऐसी मांगे होना कितना सही है? खालिस्तान पर हम पहले बातचीत। देखिए, खालिस्तान के ऊपर बात करना आज के टाइम में बेहद महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि इस देश ने देखा है कि जिस एक राज्य में तथाकथित रूप से सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री थे, वो बार बार एक चीज़ कहते थे कि हमें पुलिस दे दो, हमें पुलिस दे दो, हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। और जिस राज्य में उनको पुलिस की बागडोर दी गई, वहाँ अमृतसर में अजनाला थाने में एक व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब की ओंट लेकर अंदर घुसता है, हमला करता है और अपने साथी को रिहा करवा के लेके चला जाता है और पंजाब सरकार घुटने टेक देती है। तो इस तरीके से आप अपराधियों का मनोबल बढ़ाते ही हैं। आज जब केंद्र सरकार ने सारी की सारी बागडोर संभाली, तो हमने देखा कि ये मूवमेंट कैसे फुस हो गया। जो व्यक्ति अपने आप को बहादुर दर्शाता था, जो तलवारें लहराता था, जो बंदूक के दम पे खालिस्तान का निज़ाम स्थापित करना चाहता था, वो आज फरार है। 78 लोग उसके गिरफ्तार हो चुके हैं और वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालत में है, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहली बात, ये संदेश है, बेहद कठोर संदेश है लोगों को, कि जो भी इस देश के अंदर रह के देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को खतरे में डालेगा, उसका यही अंजाम होगा। लेकिन उनका मानना ये है कि जब इधर से कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर देता है, हमने खालिस्तान की मांग कर दी, तो हमने क्या बुराई कर दी? देखिए, पहली बात, खालिस्तान की हिंदू राष्ट्र की मांग करके कोई अलग देश नहीं मांग रहा है। वो क्या कह रहा है, इसी देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और ये चीज़ तो सबको पता है ना कि इस देश का धर्म क्या है, एक ही धर्म है, सनातन धर्म है। ये देश उसी रास्ते पर है और उसी रास्ते पर हमेशा रहेगा। कब नहीं रहा? जब इस देश के अंदर औरंगजेब का शासन था, अकबर का शासन था, तुगलक का शासन था, जब इस देश पे गौरी आया, कोई भी आया हो, इस देश के अंदर शासन जो है ना, वो हमेशा, इस देश का जो धर्म रहा है ना, वो हमेशा सनातन धर्म ही रहा है और ये देश हमेशा हिंदू राष्ट्र ही रहा है। ये कभी जो है अन्य राष्ट्र नहीं बना। जब ये देश, तभी ये जो आप सेक्युलर लिखते हैं ना, ये सेक्युलर आप इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप एक हिंदू राष्ट्र हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मुझे कोई दूसरा उदाहरण देख दीजिए जो हिंदू राष्ट्र ना हो और वो सेक्युलर हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, सेक्युलर नहीं है। इस्लामिक है तो सेक्युलर नहीं है, हिंदू है इसलिए सेक्युलर है। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब यही है कि ये देश सेक्युलर है, क्योंकि हिंदुओं के देश में किसी को भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है, उनके मजहबी तौर तरीकों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पूजा पद्धति कोई भी रही हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस 3 चीज़ें हैं, भारत माता की जय बोलिए, आप ये मानिए कि भारत के पूर्वज आपके पूर्वज है और ये धरती हमारी माँ है। ये 3 चीज़ें जो मान रहा है वो भारतीय है और वो हिंदू राष्ट्र का नागरिक है। उसकी पूजा पद्धति क्या रही है, वो किस तरीके से इबादत करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ही सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष होना है, क्योंकि हिंदू हमेशा से धर्मनिरपेक्ष ही रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, अगर हम पंजाब की बात करें तो भिंडरवाला को फॉलो करता था और एक अलग तरह का बेंचमार्क उन्होंने सेट किया। हालांकि इंदिरा गांधी ने उसको तोड़ा, लेकिन आप लोगों के दिलों से चीज़ नहीं निकाल सकते। वो चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों के हाथों पे टैटू बात करें या फिर गाड़ियों पे फ़ोटो देखें, तो ऐसी चीज़ें देखी हैं। अब कोई भी किसी को भी अपना आदर्श मान सकता है, इसमें आप और हम बीच में नहीं आ सकते। लेकिन उसी के बाद आज स्थिति वही है कि अमृतपाल को लेकर भी आज पंजाब का एक बहुत बड़ा वर्ग, अब ये परसेंटेज में आंकड़ों में नहीं आका जा सकता, हो सकता है 4, 5, 2, 1% या उससे ज़्यादा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उनको भी वैसे ही फॉलो कर रहा है जैसे भिंडरवाला को फॉलो करता था। उनकी और अमृतपाल की मांग है, वो एक ही तरह की मांग है, कोई अलग मांग उनकी नहीं है। ये क्या विफल रह गए हैं चीज़ों को रोकने में पूरी तरह से? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। दीप सिद्धू नाम का एक कलाकार हुआ करता था और खालिस्तान समर्थक था। उसने एक संगठन बनाया, वारिस पंजाब दे। उसकी मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट के दौरान। और आपने देखा होगा कि ये जो ये नया नया अमृतपाल सिंह नाम का बंदा पैदा हुआ है जो सिख है ही नहीं,
ना अपने धर्म की पालन करता है। उससे जब पत्रकार ने पूछा कि आपने अपने मज़हब की जो शिक्षा दीक्षा है अब कहाँ से ली है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस अमृतपाल को जो वारिस पंजाब दे जिसने संगठन बनाया है, उसने 2 महीने पहले, अपनी मौत से 2 महीने पहले सभी जगहों से ब्लॉक कर रखा था। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सभी सोशल मीडिया हैंडल से ब्लॉक कर चुका था। जो व्यक्ति जिसका वो संगठन है वो उसे ब्लॉक कर चुका हो, समझिए मेरी बात, वो व्यक्ति आके उस संगठन का प्रमुख कैसे हो गया? तो ये कॉन्स्पिरेसी होती है। क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी। आपने एक चीज जिक्र की कि इंदिरा गांधी ने उसको समाप्त किया, तो शुरू किसने किया था? भिंडरावाला। ये काउंटर नैरेटिव के रूप में तैयार किया गया था अकालियों के। किसके? अकालियों के। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इसी की वजह से एक बहुत बड़ा तबका इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में गया ना। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ किसकी वजह से हुआ? ये भिंडरावाले की वजह से हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो अलग खालिस्तानी स्टेट की मांग करने लगा। एक बार अकालियों ने भी ऐसा एक रेजोल्यूशन पास किया था, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक जजीत सिंह नाम का व्यक्ति था, वो इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड में जाके उन्होंने खालसा पंथ की, खालिस्तान देश की मांग जो है वो मान ली। उसको पाकिस्तान ने खूब बढ़ाया चढ़ाया, और उस वक्त उस टाइम में भुट्टो साहब जो थे वहाँ के वज़ीर आज़म हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज़ की मांग को काफ़ी तूल दी। क्योंकि पाकिस्तान का क्या था कि वो K2 पॉलिसी पे चलता है। K2 माने K फॉर कश्मीर और K फॉर खालिस्तान। तो खालिस्तान मूवमेंट के लिए उनको लगा कि ये बिल्कुल सही समय है। भिंडरावाला उनका मोहरा मिल गया, और उस ISI ने खूब सारी फंडिंग की। और इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सतीश जैकब जो BBC के एक पत्रकार थे, उन्होंने जब भिंडरावाले का इंटरव्यू किया और पूछा कि भैया आप खालिस्तान कैसे बनाओगे, तो उसने कहा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर अपनी फौज इकट्ठा करेंगे, और फिर इंडिया के साथ हम गुरिल्ला वॉर करेंगे। पाकिस्तानियों के साथ हमारी जो समझ है वो ठीक ठाक है, और हम पंजाब को पूरी तरीके से अलग कर देंगे। किसके साथ से? हिंदुस्तान से। हालांकि खालिस्तान जो उस समय में था, समझिए इस चीज़ को, उसमें ननकाना साहब थे, उसमें आनंदपुर साहिब थे। जो पाकिस्तान का भी जो पंजाब है वो उस खालिस्तान के मैप में था। आज है क्या? नहीं है। तो देखिए, आपको भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त के हालात बिल्कुल ख़त्म है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा, वो समाप्त हो चुकी है। अलगाववादी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत कमी आ चुकी है। आज जो एवरेज लाइफ है ना किसी भी अलगाववादी की या किसी भी टेररिस्ट की कश्मीर के अंदर, वो बहुत नीचे आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया? नया शगुफा छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो भूखे मर जाएगी, लेकिन उनको हिंदुस्तान के टुकड़े चाहिए। ये भूल गए हैं कि सतीश जैकब के इस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। इंदिरा गांधी इतनी खुन्नक में आई, भारतीय सेना इतनी खुन्नक में आई कि जो सियाचिन पाकिस्तान के पास था उसको ऑपरेशन मेघदूत चला के हमने जीत लिया। और उसके बाद उसी सियाचिन को पाने के लिए ये बेचारे कश्मीर का राग अपनाते रहे, और ये बेचारे जो है कोशिश करते रहे कारगिल में, फिर इन्होंने मुंह की खाई। आज फिर इन्होंने इसी तरीके का जो एक प्रपंच किया है। लेकिन इस देश के अंदर जो सरकार है इस वक्त, वो स्ट्रांग लीडरशिप वाली सरकार है। इंदिरा गांधी भी स्ट्रांग थी, तभी उन्होंने जब खालिस्तान की मांग उठती हुई देखी तो खत्म करवाया ये सब। लेकिन प्रभात जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब सरकार है तो सरकार का मतलब सरकार ही होता है, सरकार का मतलब सब कुछ होता है। उनके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सब कुछ हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है इस पर भी नज़र हो, लेकिन इतना सब कुछ पंजाब में हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। वो एक अपराधी को आए और थाने से लेकर चले गए, उसको वहाँ से रिहा करवा कर लेके चले गए। उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट, उसके बाद इतने बयान मीडिया के सामने आके वही अमृतपाल दे रहा है कि इंदिरा गांधी ढा दी हमने, मोदी अमित शाह ढा देंगे। सही बात, क्या सही बात। क्या विफल नहीं होगी? अगर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पंजाब फिर से वही भेंट चढ़ सकता है जहाँ से पंजाब निकल के आया था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब के अंदर, आपको याद होगा कि इलेक्शन से कुछ समय पहले कुमार विश्वास का बयान आया। पूर्व में आम आदमी पार्टी के साथ ही रहे आदर्श शास्त्री का बयान आया। आदर्श शास्त्री ने खुद कहा कि मैं इंग्लैंड, लंदन वगैरह के उन गुरुद्वारे में गया जहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट पसर रहा था। आज खालिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। ये कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे बकबक करते रहते हैं। हिंदुस्तान में 99.99% जो पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, सिख कौम के लोग हैं, वो वतन परस्त हैं, वो देशभक्त हैं, वो अपनी जान देने को इस देश के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी होता है इंटेंट। इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो सिद्ध हो गए कि ये खालिस्तानियों से इन्होंने सपोर्ट लिया था, वो सिद्ध हो गया, क्योंकि इन्होंने एक अपराधी को बाहर निकल जाने दिया। ये साबित करता है कि कुमार विश्वास गलत नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे। अब यही उत्तर प्रदेश है,
इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक दौर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर खड़ी रहती थी, अतीक अहमद के घर के बाहर खड़ी रहती थी, भैंसों को ढूंढते थे इनके। आज वही यूपी पुलिस है, गाड़ियां पलट जाती है। वो अतीक अहमद जो पुलिस की कोई वैल्यू नहीं करता था, वो आज जो है वो साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता। तो यहाँ गलती पुलिस की नहीं है, उस पुलिस को कंट्रोल करने वाली सरकार की है। अरे पंजाब पुलिस ने खालिस्तान का खात्मा किया है, टेररिज्म का खात्मा किया है। वो वतन परस्त लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं। अरे वो तो 2 मिनट में खत्म कर दें, और किया ना। क्यों लेट हुआ भैया? इस देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पे एलजी साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बैठे हुए हैं, वो अगर अपनी कोई राय दे देते हैं तो अरविंद केजरीवाल छाती पीटने लग जाते हैं। और अगर वहाँ पे केंद्र सरकार दखल देती तो ये क्या करते कि भैया हमारी चुनी हुई सरकार जो पूर्ण राज्य है उसको भी नहीं चलाने दे रहे, तो भैया फेडरल गवर्नमेंट है, तुमको संभालने का मौका दिया। लेकिन 2 तारीख को जिस दिन भगवंत मान मिलने गए अमित शाह के पास, उसी दिन सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इंतज़ार किस चीज़ का था? इंतज़ार था, एक तो एक फेस्टिवल होता है पंजाब में, चाहिए था कि वो फेस्टिवल शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो। और दूसरा G20, भारत ने G20 की पहली दफ़ा अध्यक्षता की है। आज भारत की तरफ पूरा विश्व जो है ना, बड़ी मतलब कि उस निगाह से देख रहा है कि वो हमसे कुछ चाह रहा है, आशा है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान से आशा है। वो कोई यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करवाना चाहता है, तो श्रीलंका और अफगानिस्तान बहुत सारा अनाज चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम भी तो हमसे अनाज चाह रही है, भीख मांग रही है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आशाओं की निगाह से देख रही है। ये एक मजबूत भारत है। और उस G20 का बैठक, जो पहले कितनी बैठकें होती थी ना, भारत को एक वक्त में सपेरों का देश कहा जाता था। लोग आते थे और इंडिया में ताजमहल देख के चले जाते थे। आज आपको बता दें, G20 कश्मीर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, बनारस में हो रहा है। ये भारत का ग्लोबल इवेंट बन रहा है, लोगों को हिंदुस्तान से परिचित करवा रहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ ताजमहल नहीं है, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भी है, हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ भी है। ये है इंडिया की पावर। उसी की इवेंट थे जो समाप्त होने थे 17 तारीख को। बस उसी का इंतज़ार था कि भैया ये पहले जिस तरीके से इन्होंने किसान आंदोलन के टाइम में 26 जनवरी के दिन, यही दीप सिद्धू यही इसके अंदर इन्वॉल्व था। ये साबित हो गया ना कि खालिस्तानी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उसने जिस तरीके से भारत का गौरव जो है वो उसको अपमानित किया। इसी तरीके से जब आपको CA-NRC के टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए हुए थे, किस तरीके से दिल्ली में आग लगाई गई, तो फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये लोग भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए अमित शाह शांत बैठे हुए थे। 18 तारीख को धड़ाधड़ रेड पड़ी, 78 साथी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं और ये भगौड़ा हो चुका है, ये फरार हो चुका है। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन अब जितना नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे मूवमेंट बढ़ते मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। यूपी इलेक्शन से पहले देखें तो इतना बड़ा किसान आंदोलन, हालांकि सरकार के घुटने टिके उसमें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार की तरफ से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि कानून बहुत अच्छे हैं। और फिर प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए। हालांकि बहुत सारे मोदी जी के जो समर्थक थे वही मोदी जी से इस चीज़ पे नाराज़ दिखे कि ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अब 2024 से पहले उसी तरह की मूवमेंट स्टार्ट होना, कहाँ जा रही हैं चीज़ें, क्या समझ के हो रही है? देखिए 2024 से पहले ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो रहा है। उस मूवमेंट को आज हमने कुचल दिया है। आज जो अपने आप को इंडिया का सिटीज़न नहीं मानता था, जो हथियारों के दम पे जो है वो अपना निज़ाम स्थापित करना चाहता था, वो जिंदा है या नहीं जिंदा ये भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि सभी मीडिया चैनल्स ने एक रिपोर्ट की थी ना, वो पकड़ा जा चुका है। तो कहाँ है? पकड़ा गया तो गया कहाँ? क्या पंजाब पुलिस ने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उसको भगा दिया, या केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कुछ बवाल कर दिया, या क्या हुआ? कहाँ है? किसी को पता है? अभी तो सारी के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं ना। क्यों मीडिया का एक पूरा धरा जो है वो जानना चाह रहा है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? आप जाइएगा ट्विटर पे, कई ऐसे लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि अरे अमृतपाल कहाँ है, अमृतपाल कहाँ है? किस चीज़ की इतनी बेचैनी है जी? ढूंढ के क्या कर लोगे उसको? वो खुद को इंडिया का सिटीजन नहीं मानता तो भारत से बाहर निकाल देते हैं, और निकल गया होगा भारत से बाहर, क्या दिक्कत है? और 2024 से पहले ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी। देखिए ये सिचुएशंस वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पे लीडरशिप जो है वो स्ट्रांग ना हो। पंजाब पुलिस, माफ़ कीजिए, पंजाब सरकार फेल हुई, पंजाब पुलिस फेल नहीं हुई।
पंजाब पुलिस ने तो आज जब केंद्रीय जांच एजेंसी उसके साथ जुड़ी, केंद्रीय जितने भी सुरक्षा बल थे उनके साथ जुड़े, उसके बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक दिन के अंदर पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म कर दिया। ठीक है, कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा नहीं होने वाला रोहित जी। बहुत शांति से ये देश जो है आगे बढ़ने वाला है। खालसा पंथ जो है ना बहुत पवित्र पंथ रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु रहे, सशरीर गुरु, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो गुरु माना गया। और सिखों ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं। क्या भगत सिंह का जो खुद को अनुयायी कहते हैं, क्या भगत सिंह देश का विभाजन चाहते? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सुननी होगी, समझनी होगी। ये जो खालिस्तान 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 का रट लगाते हैं, क्या वो अपने गुरुओं का अपमान नहीं कर रहे? जिस महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके वहां पे उसको हरा के सोमनाथ मंदिर में जो दरवाजा था वो वापस ले आए। वो आज भी दिल्ली के गुरुद्वारे में रखा गया, क्योंकि तब सोमनाथ मंदिर जो है वो बना नहीं था। वो आज भारत का टुकड़ा कराना चाह रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग किसी संप्रदाय या धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मजहब की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इनका अपना एक छुपा हुआ एजेंडा है। ये पाकिस्तान की रोटियों पर पलने वाले लोग हैं जो किसी भी तरीके से भारत को थाउजेंड्स ब्लड्स, जो ये जो भुट्टो साहब थे उनकी जो नीति थी कि भारत को इतने कट्स दो कि इतना ब्लड निकले कि भारत खत्म हो जाए, बस उस नीति पर चलना चाहते हैं। और हर भारतीय इस चीज़ को समझता है। चलिए, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमृतपाल से सहमति रखते हैं, समर्थन करते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें तैरती हुई भी नज़र आ रही हैं। अब वो लोग क्या चाहते हैं, सरकार कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखती है, वो उन दोनों का काम है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।